गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ऊन से संबंधित सभी प्रश्न जो भी हर एग्जाम में पूछे गए हों। नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीआईसी, डीएसएसबी, किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके तागे को? ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद अल्पाका रेशा की व्युत्पत्ति होती है तो भेड़ से होती है। अल्पाका रेशे की व्युत्पत्ति किससे होती है? तो भेड़ से होती है। उसके बाद हमारा है मेडुला की उपस्थिति विशेषता होती है ऊनी रेशा की। आर्द्र ताप व दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे फेटिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे फेटिंग कहते हैं। फिर इसके बाद अगला है हमारा प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है। तो हमारा कौन सा रेशा है? ऊन। ऊन कैसा रेशा है? प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है। वह प्राकृतिक रेशा जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है तो क्या है? हमारा ऊन है। ऊन में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको केलिको कहते हैं। फिर उसके बाद रेशे को पानी में भिगोने पर उसकी मजबूती कम हो जाती है। हमने आपको क्लास में बताया था। तो किसकी मजबूती? ऊन की कितनी प्रतिशत कम होती है? 25% मजबूती कम हो जाती है। और कहीं कहीं 30 से 40% भी मिलता है लिखा हुआ कि ऊन को भिगो देने पर उसकी मजबूती कम हो जाती है। ऊन में गंदगी निकालने के लिए ऊन में से गंदगी को निकालने के लिए क्या किया जाता है? स्काउरिंग, मजाई की जाती है। और ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो कीरोटीन कहते हैं। आपको पहले भी हमने पढ़ा दिया है कि ऊन में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो कीरोटीन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला है हमारा जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है तो फ्लीस को सबसे अच्छी लचक होती है। ऊन तथा पॉलिएस्टर तंतुओं में सबसे अच्छी लचक होती है। और ऊन अपनी मजबूती खो देती है। कब खो देती है? तो गीली अवस्था में, जैसा कि हमने बताया था। कहीं कहीं 25% मजबूती कम हो जाती है तो कहीं कहीं 40% बताया जाता है कि मजबूती क्या होती है? कम हो जाती है। तो फिर उसके बाद कितनी प्रतिशत? तो 40% गीली अवस्था में मजबूती कम हो जाती है। फिर अगला है इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता कहलाती है फेल्टिंग। ऊन के उत्पादन का सही क्रम क्या है? काटना, उसको श्रेणीकरण करना, उसको कार्बोनाइजिंग करना, धुनना, कंघी करना। ये तो दिया है सिर्फ ऐसे जो क्या कहते हैं ऑप्शन दिया रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन सभी विधियों को हमने आपको बताया है तो उसको आप देख लीजिएगा अगली क्लास में जा कर के। इसमें और भी विधियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि ऊन के उत्पादन में बस इतने ही क्रम है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसके आगे पीछे रहा होगा, इसलिए इसको सीक्वेंस में करने के लिए दे दिया है। तो काटना, फिर उसके बाद उसको श्रेणीकरण करना। काटने की प्रक्रिया भी 2 विधियों से होती है, हाथों द्वारा काटना, मशीन द्वारा काटना। श्रेणी में रखना भी 2 तरीके से होता है, लंबाई के आधार पर श्रेणी में रखना और उसकी गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी में रखना। कार्बोनाइजिंग करना, फिर धुनाई करना, कंघी करना और भी प्रक्रियाएं हैं। फिर उसके बाद अगला है हमारा मिलान करने के लिए दिया है। ये नेट का प्रश्न रहा होगा। तो खींची हुई ऊन जब मरा हुआ जो भेड़ होता है, यानी कि जिसको खाने के लिए भेड़ को पाला जाता है और उससे प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं? खींची हुई ऊन कहते हैं। उसके बाद पवित्र ऊन वर्जिन रद्दी, यानी
ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन जो होता है उसे पवित्र वर्जित ऊन कहते हैं। यानी किसी भी भेड़ के शरीर से पहली बार जिस ऊन को उतारा जाता है उसे वर्जित ऊन कहते हैं। फिर अगला हमारा है पुनर्चक्रक ऊन। बिना प्रयोग में आया रद्दी माल क्या कहलाता है? तो पुनर्चक्रक ऊन कहलाता है। उसके बाद कटी हुई ऊन लाई यानी जिंदा पालतू जानवर जो होता है उससे जो काटा जाता है तो कटी हुई ऊन कहते हैं इसको। फिर उसके बाद ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम, फिर से वही चीज़ आ गया, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। ब्लीचिंग करना, क्रेबिंग करना, फूलिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना यानी शेयरिंग करना, स्पेयरिंग कटाई करना, ग्रेड देना, सफाई करना, उसके बाद शुद्धिकरण करना, उसके बाद सूखना या तेल लगाना, कंघी करना, ये प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है तो कैसा दिखता है? महीन सल्क के समान दिखता है। ऊन की मैट की विशेषता को क्या कहते हैं? तो फेल्टिंग कहते हैं। ऊन की आणविक संरचना होती है कमजोर, संरचना में सबसे कमजोर जोड़ होता है, क्या होता है? सोडियम जोड़ होता है। सोडियम सबसे कमजोर जोड़ होता है। सीधे तंतुओं से बनाया जाता है तो फेल्ट वस्त्र को सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। इसके बाद हमारा है ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध को क्या कहते हैं? तो वांडर वाल्व फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल्व फोर्स कहते हैं। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है तो क्या कारण है? अच्छा लचीला और अच्छी प्रतिस्पंदता। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्पंदता होती है। जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है तो क्या काटा जाता है? फ्लीस को काटा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं शेयरिंग कहलाता है। टैगलॉक ऊन है निम्न श्रेणी के ऊन को क्या कहते हैं? टैगलॉक ऊन कहते हैं। फिर उसके बाद प्राणिज रेशा होता है तो प्राणिज रेशा कैसा होता है? रेशम ऑप्शन में दिया रहा होगा, बाकी ऊन भी हमारा प्राणिज रेशा ही है। उसके बाद ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच होता है तो बीच में एक सूती कपड़े को रख करके फिर उसके बाद ब्लीच किया जाए तो वो सबसे अच्छा ब्लीच होगा। किसके लिए? ऊनी कपड़े के लिए। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ होता है। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह कैसा हो जाता है? कड़ा हो जाता है। उसके बाद अगला है हमारा ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? उसको शुष्क धुलाई विधि के द्वारा धुला जाए। 49 से 50% कार्बन पाया जाता है किसमें? ऊन में। और 23 से 24% ऑक्सीजन पाया जाता है किसमें? ऊन में। और 15 से 16% नाइट्रोजन पाया जाता है ऊन में। और 7% हाइड्रोजन पाया जाता है। और 4% सल्फर पाया जाता है किस चीज़ में? ऊन में। यानी ऊन जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर से मिल करके बना हुआ होता है। और कार्बन की मात्रा 40 से 50%, ऑक्सीजन की मात्रा 24%, नाइट्रोजन की मात्रा 16%, हाइड्रोजन की मात्रा 7% और सल्फर की मात्रा 4% होता है किसमें? ऊन में। ऊन जलने के बाद देती है क्या देती है? तो काली भस्म देती है। ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है तो ऊन हिरन से प्राप्त नहीं किया जाता है, बाकी भेड़ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से प्राप्त किया जाता है, बकरी से प्राप्त किया जाता है, इन सभी चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन हिरन से प्राप्त नहीं किया जाता है। ऐसा ऑप्शन में रहा होगा हिरन और बाकी चीज़ें रही होंगी जिससे ऊन की प्राप्ति की जाती होगी, इसलिए इसमें हिरन लगाया गया है। फिर अगला आगे है हमारा, ये था हमारा ऊन से संबंधित जितने भी परीक्षा में पूछे गए थे 1 लाइनर प्रश्न। और हम इसके बाद ऊन से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं चारों ऑप्शन के साथ, मैं उसका भी आप लोगों को डिटेल में अध्ययन करवाऊंगी। तो धन्यवाद।